आज अपन लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स के यूजेस के बारे में बात करेंगे। लिपिड सोल्यूबल वो वाली ड्रग जो कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो दो प्रकार की ड्रग्स आ रही थी, एक थी डायरेक्टली एक्टिंग और एक थी इनडायरेक्टली एक्टिंग। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग वो ड्रग थी जो एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज को इनहिबिट कर रही थी और फिर पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को बढ़ा रही थी। तो वो भी दो प्रकार की थी, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर जो हैं वो भी दो टाइप की थी, लिपिड सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। आज अपन बात करेंगे लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स के यूजेस के बारे में। लास्ट टाइम देखे थे कि फाइजोस्टिगमिन लिपिड सोल्यूबल ड्रग है और वो एक नेचुरल प्रोडक्ट थी और नॉन पोलर और नॉन आयनाइज्ड थी, जिसके कारण वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रही थी, लिपिड सोल्यूबल ड्रग। तो इनका मेनली यूज़ होता है, जैसे कि बात करें फर्स्ट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। तो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में क्या होता है कि जब प्यूपिल का म्यूसिस हो तो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में रिलीफ मिलता है। तो ऐसे ड्रग्स देंगे जो म्यूसिस कोज करे। तो फाइजोस्टिगमिन एक ऐसी ड्रग है वो जो लिपिड सोल्यूबल भी है और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन भी दिखाती है। तो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में किसका यूज करेंगे? फाइजोस्टिगमिन का। ठीक है। दूसरा इसका यूज होगा एट्रोपिन पॉइजनिंग में। ये एट्रोपिन पॉइजनिंग क्या होता है कि जब एट्रोपिन ज़्यादा डोज में हो जाता है तो पॉइजनिंग कोज कर देता है। एट्रोपिन पॉइजनिंग। तो एट्रोपिन पॉइजनिंग करता क्या है? मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स जो होती हैं, हमने दो टाइप के रिसेप्टर पढ़े थे, एक निकोटोनिक और एक मस्कैरिनिक। तो एट्रोपिन मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। जो M1, M2, M3 थे उनको क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। एट्रोपिन क्या करता है? मस्कैरिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। तो ये M1, M2, M3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। तो और इनका फंक्शन क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। इसके साथ ही ये कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर देती है। तो मतलब एक ऐसी ड्रग दी जाएगी अब इसके लिए अपन को जो ब्रेन में भी पहुंच सके और मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को काम करवाने में सहायता करे। तो अपन ने पढ़ा था फाइजोस्टिगमिन लिपिड सोल्यूबल ड्रग है और जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। तो इसमें भी इसमें मतलब ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में क्या दिया जाएगा? फाइजोस्टिगमिन। एट्रोपिन पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में फाइजोस्टिगमिन दिया जाएगा। थर्ड इनका यूज होता है किसमें? सेनाइल डिमेंशिया। सेनाइल डिमेंशिया बोल दो या फिर एल्जाइमर्स डिमेंशिया बोल दो। एल्जाइमर्स डिमेंशिया या फिर सेनाइल डिमेंशिया। क्या होता है कि अपने ब्रेन में बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनर्ड जो है वहाँ पे कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं और एसिटाइल कोलिन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो एज बढ़ने के साथ, चलो इसका पहले नाम लिख देते हैं, बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनर्ड। इसका काम होता है एक्वायरिंग एंड रिटेनिंग मेमोरी।
एक्वायरिंग एंड रिटेनिंग मेमोरी। तो होता क्या है कि एज बढ़ने के साथ साथ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का क्या हो जाता है, डिजनरेशन होने लगता है। डिजनरेशन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का क्या होने लगता है, डिजनरेशन होने लगता है। और इस डिजनरेशन के कारण एसिटाइल कोलिन कंसंट्रेशन कम होगी, और एसिटाइल कोलिन कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा, इसका जो फंक्शन है मेमोरी का वो भी कम होगा, धीरे धीरे उसको भूलने की आदत हो जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को सेनाइल डिमेंशिया या फिर एल्जाइमर्स डिमेंशिया भी बोलते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आप उनको फाइजोस्टिग्मिन यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज हमको ऐसी ड्रग चाहिए जो सिर्फ सीएनएस पे इफेक्ट करे। ऐसी ड्रग चाहिए जो सीएनएस पे इफेक्ट करे। क्योंकि जो फाइजोस्टिग्मिन है इसका 50% एक्शन ब्रेन पे होगा और 50% पेरिफेरल होगा। तो ये M1, M2, M3 रिसेप्टर्स को क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी या फिर उसको स्टिमुलेट करेगी, जिससे क्या होता है, M1 रिसेप्टर जीआईटी में होता है तो वहाँ एसिडिटी कोज करेगी, M2 रिसेप्टर हार्ट में है तो वहाँ पे ब्रेडिकार्डिया कोज करेगी, M3 रिसेप्टर कहाँ है, अदर ऑर्गन्स में, जहाँ पे क्या करेगी, ये अदर फंक्शंस को स्टिमुलेट करेगी। तो जो फंक्शन अपन को चाहिए ही नहीं उनको भी ये कोज करेगी, तो ऐसे फंक्शंस को, जैसे कि जो फंक्शन चाहिए ही नहीं जो होने लग जाएंगे, तो मतलब क्या हुआ, वो साइड इफेक्ट कोज करेगी। तो फाइजोस्टिग्मिन इसमें यूज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे यहाँ पे यूज, चलो लिख देते हैं, फाइजोस्टिग्मिन नॉट यूज्ड। यहाँ पे फाइजोस्टिग्मिन नहीं यूज करते हैं बिकॉज पेरिफेरल एक्शन लीड्स टू साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसके लिए यूज क्या किया जाए, तो टैक्रीन यूज किया जाएगा। टैक्रीन मेडिसिन है, टैक्रीन जो ड्रग है उसको यूज करेंगे, बिकॉज ये कहाँ पे एक्शन करती है, सिर्फ ब्रेन में एक्शन करती है, ये ब्रेन पे ही इसका काम होता है। हैज़ ओनली सेंट्रल एक्शन। फाइजोस्टिग्मिन तो सब जगह एक तरीके से काम करेगी, जैसे वो सभी यानी कि जो सेंट्रल यानी ब्रेन में भी काम करेगी और बाहर भी उसका पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अपन को ड्रग चाहिए जो सिर्फ सेंट्रल मतलब ब्रेन में ही काम करे और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को बढ़ाए, मतलब एसिटाइल कोलिन कंसंट्रेशन बढ़ाए। तो टैक्रीन ऐसी ड्रग है जो सिर्फ ब्रेन में काम करेगी और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन बढ़ाएगी, मतलब एसिटाइल कोलिन कंसंट्रेशन बढ़ाएगी। और लेकिन टैक्रीन जो है ना, इसका एक डिसएडवांटेज भी है। ये पहले क्या था, एक ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज़ होती थी, वाज द ड्रग ऑफ चॉइस, बट अब इसके डिसएडवांटेज मिले हैं। वो डिसएडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेजेज हैं वो हैं वेरी शॉर्ट एक्शन है इसका, वेरी शॉर्ट एक्शन यानी बहुत कम टाइम के लिए काम करेगी। और दूसरा है हिपेटोटॉक्सिक भी होती है कुछ लोगों में। ये क्या होती है, हिपेटोटॉक्सिक इन सम, यानी सब में हिपेटोटॉक्सिक नहीं होती, लेकिन कुछ में क्या करती है, हिपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। इस वजह से अब ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, इसीलिए लिखा अपन ने वाज द ड्रग ऑफ चॉइस। लेकिन अब ऐसी ड्रग्स हैं जो हिपेटोटॉक्सिसिटी भी कॉज नहीं कर सकती
और लॉन्ग एक्शन भी करती हैं और सेनाइल डिमेंशिया में भी काम आती हैं। वो कौन सी ड्रग है उनको पढ़ते हैं। उनको एक न्यूमोनिक से याद रखेंगे, जैसे डॉक्टर जी, ठीक है। तो डी फॉर, दूसरे पेन से लिखते हैं, डी फॉर डोनेपेजिल, डोनेपेजिल। आर फॉर रिवास्टिग्मिन, रिवास्टिग्मिन। जी फॉर गैलेंटामाइन, डोनेपेजिल, रिवास्टिग्मिन और गैलेंटामाइन। ये जो तीनों ड्रग हैं ये क्या करेंगी, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग हैं। इसके साथ साथ नॉन हिपेटोटॉक्सिक भी हैं। इसीलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में काम आती हैं एल्जाइमर्स डिजीज में। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एल्जाइमर्स। ठीक है। DRG डॉक्टर जी, डोनेपेजिल, रिवास्टिग्मिन और गैलेंटामाइन, तीनों की तीनों ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में एल्जाइमर्स डिजीज में काम आती हैं। इसके साथ साथ एक नई ड्रग है मिमेंटिन। मिमेंटिन के बारे में बात करते हैं। MEMANTINE, मोमेंटिन। ये जो है ये NMDA रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। एक्ट्स बाय ब्लॉकिंग NMDA रिसेप्टर्स ऑफ ग्लूटामेट। और वो काम किस में आती है, एल्जाइमर्स में। एल्जाइमर्स डिजीज में काम आती है। तो इसका यूज भी किस में होता है, एल्जाइमर्स डिजीज में काम आती है। अब जब नेक्स्ट बात करेंगे वाटर सोल्यूबल ड्रग्स। वाटर सोल्यूबल ड्रग्स जैसे कि अपन बात कर रहे थे ना यहाँ पे, जैसे कि रिवर्सिबल इनडायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, जो कि लिपिड सोल्यूबल थी और एक वाटर सोल्यूबल थी। वाटर सोल्यूबल में मेनली कौन सी थी, नियोस्टिग्मिन। तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वाटर सोल्यूबल ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन और एड्रोफोनियम। पहले ऊपर लिख लेते हैं, वाटर सोल्यूबल ड्रग्स। पहली है नियोस्टिग्मिन, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, नियोस्टिग्मिन। दूसरा है पायरिडोस्टिग्मिन। ये तभी समझ में आएंगे जब आप लास्ट लेक्चर्स को साथ के साथ पढ़ेंगे। जैसे नियोस्टिग्मिन के बारे में डिटेल से जस्ट पिछले वाले लेक्चर में पार्ट 3 में पढ़े हैं, जिसमें कि अपन ने फाइजोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन के बीच में अच्छे से डिफरेंस करके बताया है। तो ये वही नियोस्टिग्मिन है जो अपन ने पढ़ा था वाटर सोल्यूबल ड्रग्स में। तो वे उसी जैसी ड्रग्स जो कि पायरिडोस्टिग्मिन भी है और एड्रोफोनियम भी है, एड्रोफोनियम। और इसके लिए जब आप लास्ट लेक्चर्स पढ़ने के लिए चाहिए तो उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स का यूजेस के बारे में बात करेंगे अब। यूजेस, आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि जो भी आप इन लेक्चर्स में एक्स्ट्रा से चाहिए कि ऐसा टॉपिक चाहिए, ये टॉपिक पढ़ना है, तो उस टॉपिक के बारे में बता सकते हैं। तो आज अपन वाटर सोल्यूबल ड्रग्स के यूजेस पे भी बात कर लेते हैं। जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस जो है, इसमें क्या होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस, इसमें क्या होता है कि
जो एनएम रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है बॉडी के अंदर। क्या बन जाता है? एंटीबॉडी बन जाती है अगेंस्ट एनएम रिसेप्टर्स। जब एनएम रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई, मतलब एनएम रिसेप्टर्स का फंक्शन कम हो गया। अपन ने पहले से पढ़ा था कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स में एक ऐसी खास प्रॉपर्टी होती है कि इनको अगर अंडर स्टिमुलेशन या ओवर स्टिमुलेशन दिया जाए तो ये काम नहीं करते, और काम कैसा हो जाता है, मतलब उसमें क्या होता है, मसल वीकनेस हो जाती है। मतलब ना तो उनको अंडर स्टिमुलेशन चाहिए और ना ही ओवर स्टिमुलेशन, उनको ऑप्टिमम स्टिमुलेशन ही चाहिए फंक्शन करने के लिए। तो जब एनएम रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई, मतलब इनका फंक्शन क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, मसल वीकनेस को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मसल वीकनेस। मसल वीकनेस कोज हो जाएगा बिकॉज अंडर स्टिमुलेशन एनएम रिसेप्टर अंडर स्टिमुलेशन। एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, जैसे कि कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाए। कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होता है कि इसमें एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो एनएम रिसेप्टर्स ओवर स्टिमुलेट हो जाएंगे। एनएम रिसेप्टर ओवर स्टिमुलेशन। जब एनएम रिसेप्टर्स का ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है, जैसे कि अंडर स्टिमुलेशन और ओवर स्टिमुलेशन में क्या कोज होता है, मसल वीकनेस। तो ये इसका ट्रीटमेंट करना है अपन को। तो क्या होगा, एक जैसे कि अपन ने तीनों ड्रग पढ़ा था, नियोस्टिग्मिन, पायरोडोस्टिग्मिन और एड्रोफोनियम, तीनों क्या है, वाटर सोल्यूबल ड्रग्स हैं। तो इनका यहाँ यूज कैसे होता है, जैसे कि जो एड्रोफोनियम है थर्ड ड्रग, उसके बारे में बात करते हैं पहले। एड्रोफोनियम के बारे में, ये जो है एड्रोफोनियम, इसका काम एक तरह से टेस्ट जैसा होता है। एड्रोफोनियम का क्या होता है, एक तरह से टेस्ट जैसा फंक्शन होता है कि इसको एक टेस्ट की तरह यूज करते हैं। इसको इंट्रावेनसली दिया जाता है, आईवी ड्रग है ये, आईवी एड्रोफोनियम गिवन। ओके, और ये सबसे मतलब इसका एक्शन क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तभी इसको टेस्ट के रूप में यूज करते हैं, बिकॉज क्या होता है, वेरी शॉर्ट एक्टिंग, यानी कि इसका फंक्शन होता है ना 10 मिनट से भी कम टाइम तक होता है। अब होगा क्या, एड्रोफोनियम भी क्या है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है, तो अगर इसको देंगे तो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन बढ़ेगा, यानी एसिटाइलकोलिन कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो इसको यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि अगर अपन एड्रोफोनियम देंगे तो उसके अंदर एसिटाइलकोलिन कंसंट्रेशन पेशेंट के अंदर बढ़ जाएगा। तो अगर माइस्थीनिया ग्रेविस है, यानी कि एनएम रिसेप्टर्स का अंडर स्टिमुलेशन हुआ था, तो एड्रोफोनियम देने से उसको ऑप्टिमम स्टिमुलेशन मिलने लग जाएगा और मसल वीकनेस खत्म हो जाएगी। तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है, माइस्थीनिया ग्रेविस हुआ है। लेकिन अगर उस पेशेंट को कोलिनर्जिक क्राइसिस हुआ है तो एड्रोफोनियम देने से उसके अंदर और भी ज़्यादा एसिटाइलकोलिन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो उसका ओवर स्टिमुलेशन और बढ़ जाएगा और पेशेंट की हालत और ख़राब हो जाएगी। लेकिन वो कितनी देर तक रहेगा, 10 मिनट तक। इसीलिए इसका टेस्ट के रूप में यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, इफ़ द कंडीशन improves for 10 मिनट। अगर कंडीशन सही होती है 10 मिनट में, तो क्या हुआ, माइस्थीनिया ग्रेविस हो सकता है उसको, माइस्थीनिया ग्रेविस ही होगा, माइस्थीनिया ग्रेविस हुआ है उसको। लेकिन इफ़ द कंडीशन वर्सेस, यानी और भी ख़राब हो जाती है कंडीशन,
इफ द कंडीशन वर्सन्स फॉर 10 मिनट, अगर उसकी कंडीशन और भी वर्सन हो जाती है यानी खराब हो जाती है तो उसको क्या हुआ होगा, कोलिनर्जिक क्राइसिस। ठीक, इसीलिए हाइड्रोफोनियम का यूज किया जाता है, बिकॉज ये 10 मिनट के अंदर अंदर वर्क करती है, यानी इसका एक्शन टाइम छोटा होता है। तो उसको पेन होगा तो 10 मिनट तक उसको पेन होगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी। तो इसका ट्रीटमेंट किससे किया जाए, माइस्थीनिया ग्रेविस अगर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट किससे करें, तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे किससे, 2 ड्रग बची हैं अपने पास, नियोस्टिगमिन और पाइरिडोस्टिगमिन। कौन सी ड्रग, नियोस्टिगमिन और पाइरिडोस्टिगमिन। ठीक है, ये दोनों ड्रग्स अपने पास उसके ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। इनमें जो पाइरिडोस्टिगमिन है उसका एक्शन ज़्यादा टाइम तक होता है, पाइरिडोस्टिगमिन का एक्शन ज़्यादा टाइम का होता है। लिख देते हैं, पाइरिडोस्टिगमिन longer acting than नियोस्टिगमिन। ओके, इन पाइरिडोस्टिगमिन और नियोस्टिगमिन दोनों की दोनों एनएम रिसेप्टर स्टिमुलेशन एक्शन भी रखती हैं, यानी कि ये एनएम रिसेप्टर एगोनिस्ट भी होती हैं, लेकिन इसका प्राइमरी फंक्शन क्या था, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। यानी ये जो ड्रग्स थी अपन पढ़ रहे थे स्टार्टिंग से कि ये क्या थी, इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स, जो 2 टाइप की थी, वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल ड्रग जो कि एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर तो हैं ही, इसके साथ साथ ये दोनों ड्रग यानी नियोस्टिगमिन और पाइरिडोस्टिगमिन दोनों के दोनों एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर प्रॉपर्टी होने के साथ साथ ये एनएम रिसेप्टर एगोनिस्ट भी होती हैं। Both are agonist of NM receptors with ACH esterase inhibitor प्रॉपर्टी। ओके, ये दोनों के बारे में बात की अपन। तो क्या होता है, ये ड्रग्स क्या करती हैं, एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देती हैं। क्या करेंगी, एसिटाइलकोलिन कंसंट्रेशन बढ़ा देती है। तो मस्कैरिनिक रिसेप्टर जो हैं M1, M2, M3 ये भी एक्टिवेट होंगे और आपके NM रिसेप्टर भी एक्टिवेट होंगे। ओके, तो जो NM रिसेप्टर जो हैं जो मसल्स के पास में होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, तो इनकी स्टिमुलेशन से क्या होगा, मसल वीकनेस कम होगी, बिकॉज वहीं पे अपन को चाहिए मेनली। तो इससे क्या होगा, मसल वीकनेस कम होगी, लेकिन यहाँ पे अपन को चाहिए ही नहीं, बिकॉज माइस्थीनिया ग्रेविस में सिर्फ वहाँ पे अपन को एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन चाहिए जहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। वहीं पे तो एक्चुअली एंटीबॉडी बनी थी और उन्हीं पे मेनली वर्क करना है। लेकिन एक्स्ट्रा से जब M1, M2, M3 भी एक्टिवेट हो रहे हैं तो ये साइड इफेक्ट कोज करेंगे, इनको अपन को चाहिए नहीं, साइड इफेक्ट कोज करेंगे। तो ऐसी अपन को ड्रग इसके साथ देनी होगी जो कि M1, M2, M3 को ब्लॉक कर दे और NM रिसेप्टर्स पे फंक्शन आराम से होने दे। तो थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था एट्रोपिन पोजिशनिंग के बारे में, बिकॉज एट्रोपिन पोजिशनिंग में क्या होता है, वो मेनली M1, M2, M3 यानी मस्कैरिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर होता है वो। तो इसके ट्रीटमेंट में अपन को क्या देना होगा, नियोस्टिगमिन, जो कि यहाँ पे लिखा है नियोस्टिगमिन और पाइरिडोस्टिगमिन, इन दोनों में से कोई एक ड्रग और उसके साथ एट्रोपिन, ये इसका ट्रीटमेंट होगा।
ठीक है, बिकॉज ये क्या होता है, मस्केरेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, मस्केरेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। एक नेक्स्ट इसका यूज होगा कोबरा बाइट में। किसमें? कोबरा बाइट में। कोबरा बाइट में भी क्या होता है, एनएम रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं और मसल वीकनेस हो जाती है। क्या हो जाते हैं? एनएम रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे क्या होती है, वीकनेस ऑफ मसल। इसके साथ साथ यानी कि इसमें भी अपन को क्या देना होगा, ऐसी ड्रग जो एनएम रिसेप्टर्स पे तो एसिटाइलकोलिन कंसंट्रेशन बढ़ाए और इनका फंक्शन प्रॉपरली करवा दे और साथ साथ साइड इफेक्ट भी कोज ना हो, तो वो इसका यूज सेम टू सेम यही ट्रीटमेंट इसमें इनमें होगा, नियोस्टिग्मिन प्लस एट्रोपिन, ये इनका इसका भी ट्रीटमेंट होगा। एक थर्ड इनका फंक्शन होता है पोस्ट ऑपरेटिव पैरालाइटिक इलियस और पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन। अब इनको डिटेल से बताते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पैरालाइटिक इलियस और पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन। देखो, पोस्ट ऑपरेटिव पैरालाइटिक इलियस और यूरिनरी रिटेंशन, यानी कि जब अपन कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर करते हैं स्टोमक पे, तो जब किसी भी ऑर्गन पे टचिंग इन्फेक्शन होता है, यानी ऑपरेशन प्रोसीजर करेंगे तो ऑब्वियसली है किसी न किसी ऑर्गन पे इंस्ट्रूमेंट जरूर टच होगा। तो कई बार होता क्या है, जब टच होने के बाद वो जो जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है ऑपरेशन के बाद। तो लेकिन कई बार ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, बिकॉज ऑपरेटिव प्रोसीजर करेंगे तो इंटेस्टाइन पे जरूर टच होगा कुछ ना कुछ। ये जैसे पेट का कोई भी प्रोसीजर किए स्टोमक का, तो क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा जैसे इसको टच करेंगे। तो कई बार ये ऑपरेशन के बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ठीक नहीं हो पाता यानी पेरिस्टालसिस मूवमेंट रुक जाता है, तो फिर अपन को ड्रग्स यूज़ करते हैं। वो जो होगी वो क्या होगी, नियोस्टिग्मिन। अब इसमें एट्रोपिन को साथ में नहीं देते। एट्रोपिन को क्यों नहीं देते, बिकॉज एट्रोपिन क्या है, मस्केरेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर है, और अपन को ऐसी ड्रग चाहिए जो मस्केरेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर नहीं हो, बिकॉज जीआईटी में मेनली क्या होता है, मस्केरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं और उनका ही अपन को क्या करना है, एक्टिवेशन करना है। तो पोस्ट ऑपरेटिव पैरालाइटिक इलियस में क्या देते हैं, ओनली नियोस्टिग्मिन या पाइरिडोस्टिग्मिन। लेकिन यूरिनरी रिटेंशन इसमें क्या होता है, बिकॉज आपको पता है जीआईटी और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, इन सब जगह क्या होता है, M3 रिसेप्टर्स होते हैं, मस्केरेनिक रिसेप्टर। तो उनको ब्लॉक नहीं करना है तो एट्रोपिन नहीं देंगे, ऐसी ड्रग देंगे जो इनका एक्शन बढ़ाए। तो इसमें भी क्या होता है, नियोस्टिग्मिन का यूज होता है। ठीक है, एक लास्ट यूज इनका ये होता है कि जब कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर करते हैं तो ऐसी ड्रग देते हैं कि ताकि उस ऑर्गन का फंक्शन रुक जाए थोड़े टाइम के लिए। तो इसको अपन बोलेंगे रिवर्सल ऑफ एक्शन ऑफ नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। मसल होता क्या है कि जब ऑपरेशन प्रोसीजर करते हैं तो पेनक्यूरोनियम और
एट्राक्यूरियम और पैनक्यूरोनियम, ये ऐसी ड्रग हैं जो क्या कर देती हैं, एनएम रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। तो जिससे क्या होगा, मसल्स का रिलैक्सेशन हो जाएगा, और मसल रिलैक्सेशन होगा तो ऑपरेशन प्रोसीजर आराम से कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो पैनक्यूरेनियम और एट्राक्यूरियम इसीलिए दिया जाते हैं बिकॉज की क्या होती हैं, एनएम ब्लॉकर होती हैं। लेकिन जब क्या बोलते हैं, सर्जरी प्रोसीजर पूरी हो जाती है तो आफ्टर सर्जरी इनका एक्शन अगर चलता रहा, यानी कई बार क्या होता है रिवर्सिंग नहीं होता, यानी ऑर्गन या मसल उसका वैसे के वैसे रिलैक्सेशन पोजीशन में ही रह जाता है, और उसका एक्शन करवाने के लिए यानी वापस उस मसल को अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग में लाने के लिए क्या दिया जाता है, नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन। तो इसके लिए भी अपन को क्या दिया जाएगा, नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन। विद एट्रोपिन, बिकॉज अपन को क्या करना है, सिर्फ एनएम रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करना है। बिकॉज एट्राक्यूरियम और पैनक्यूरियम क्या कर रहे हैं, पैनक्यूरोनियम एनएम रिसेप्टर ब्लॉकर है, तो एनएम रिसेप्टर्स को ही वर्क करवाना है। तो नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन के साथ एट्रोपिन देंगे ताकि मस्कैरेनिक रिसेप्टर ब्लॉक रहे और वो साइड इफेक्ट कोज ना करे। ठीक है, तो ये अपना होगा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स के बारे में। थैंक यू।